MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात होगी। देश की हर बात दिखाएंगे आपको, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। और आज की सबसे बड़ी और पहली खबर आपको बता रहा हूं दर्शकों, दुनिया में समय नजर है दावोस पर, क्योंकि दावोस में पहुंचे हैं बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर। वहां पर क्या बिजनेस में हो रहा है ये तो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है वो यूरोप के डैडी हैं। तो क्या हमले का प्लान डोनाल्ड ट्रंप ने बना लिया है? इसके बाद कैसे घमासान मचा है दिखाता हूं आपको। I'm the king. Dictator type person. I'm a dictator. Emmanuel Macron, I watched him yesterday with those beautiful sunglasses. What the hell happened? What the hell happened? The last few days when I told them about Iceland, they loved me. They called me daddy. They called me daddy. I can't believe it. We got good reviews in that speech. Usually they say he's a horrible dictator type person. I'm a dictator. देखा दर्शकों आपने, ये अमेरिका है और ये डोनाल्ड ट्रंप है जो अब गैंगस्टर बनने पर आ गए, दादागिरी कर रहे हैं दर्शकों। और ये दुनिया में कहा जा रहा है क्यों? क्योंकि दावोस में तानाशाह ट्रंप से सबने दूरी बना ली है। वो कह रहे हैं कभी कभी तानाशाह बनना भी ठीक होता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं, क्या उसके पीछे कोई खास रणनीति है? लेकिन दर्शकों, रणनीति की बात मैं क्यों कह रहा हूं ये आप देखिए। खबर यह है कि ग्रीनलैंड और ईरान पर हमला कर सकते हैं ट्रंप, और उसका सबूत यह है, दिखाइए फुल फ्रेम, एमएन सुनाइए। यूएस आर्मी की तैयारी। अब दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप अगर ये कदम उठाएंगे तो कौन मैदान में आएगा? ईरान पर अगर हमला करेंगे तो चीन ने कहा हम मैदान में आएंगे, और चीन ने अपने जहाज वहां भेज दिए हैं। 16 सीनी सैन्य विमान आपके सामने। और दर्शकों, इधर रूस ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। पहले मिसाइल भेजी और अब वहां ईरान में एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिवेट कर दिया है। दिखाइए फुल फ्रेम। डोनाल्ड ट्रंप यूरोप को डैडी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं यूरोप का डैडी हूं। इधर पुतिन तंज कस रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं यूरोप के बारे में, सुनिए जरा। मैं अपने सहयोगियों से, अपने एक्सपर्ट्स से पूछता हूं कि अभी यूरोप में क्या कमी है, और वो जवाब में कहते हैं कि उनके पास दिमाग की कमी है। लेकिन दर्शकों, इधर डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को दादा मानने लगे। वो कह रहे हैं मैं तानाशाह हूं, लेकिन वहां पर इमैनुअल मैक्रो पहुंचे और उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप को तेवर दिखा दिए हैं। सुनिए जरा। We do believe that we need more growth, we need more stability in this world. But we do prefer respect to bullies, we do prefer science to plotism, and we do prefer rule of law to brutality. You're welcome in Europe, and you are more than welcome to France.
ग्रीनलैंड और ईरान पर कब्जे का गुणगान करने वाले ट्रंप दावोस में घिर चुके हैं। खुद को यूरोप का डैडी बताने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गैंगस्टर और तानाशाह बन गए हैं, क्योंकि शांति छोड़कर युद्ध की धमकी देने वाले ट्रंप पूरी दुनिया के टारगेट पर आ गए हैं। I can't believe it. We got good reviews in that speech. Usually they say he's a horrible dictator type person. I'm a dictator. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अर्थव्यवस्था छोड़ ट्रंप को सिर्फ युद्ध की भाषा समझ आ रही है। वो गए तो व्यापार और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए थे, लेकिन दुनिया को अशांत करने के चक्कर में यूरोपियन कंट्रीज के साथ चीन और रूस से भी दुश्मनी मोल ले बैठे। अब ट्रंप भारत की तरफ देख रहे हैं, पीएम मोदी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बता रहे हैं और भारत पर टैरिफ लगाने वाले ट्रंप बहुत बड़ी डील का ऑफर भी दे रहे हैं। इसके पीछे की जो भी रणनीति हो, ये तो साफ है, ट्रंप ईरान और ग्रीनलैंड पर जरूर हमला करेंगे। दावोस से लौटते ही बड़ा धमाका करेंगे, जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच जाएगी। लेकिन दर्शकों, आज मैं आपको बताता हूं, ये डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, ये सिर्फ खेल खेल रहे हैं। ये जानते हैं इन्हें क्या करना है और इनकी तैयारी क्या है। आइए जरा मैं आपको बताता हूं। स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मंच सजा हुआ है। ये वही मंच है जिसमें करीब 130 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि लीडर्स ने हिस्सा लिया है दर्शकों। लेकिन दावोस में सबकी नजर ट्रंप और उनके पीस प्लान पर रही दर्शकों। ट्रंप से जैसी उम्मीद थी, वो ग्रीनलैंड पर कुछ वैसा ही बयान दे बैठे। उन्होंने कहा, ग्रीनलैंड जमीन नहीं बल्कि एक सुंदर बर्फ का टुकड़ा है। अमेरिका के अलावा ग्रीनलैंड को बचाने की किसी में हिम्मत तक नहीं है। उन्होंने कहा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसे डेनमार्क को वापस देना अमेरिका की सबसे बड़ी बेवकूफी थी। बदले में एहसान फरामोशी मिली। ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहने वाले ट्रंप ने यूरोपीय देशों को भी आज धमकाया। देख रहे हैं आप इधर, ग्रीनलैंड पर अपने दावे में ना कहने वालों को भूलेंगे नहीं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यूरोप सही दिशा में नहीं जा रहा है। इस दौरान ट्रंप ने इजराइल और ईरान युद्ध का भी मुद्दा उठा दिया। ट्रंप ने कहा, पिछले साल अमेरिका ने तेहरान में हमला किया, युद्ध के दौरान ईरान के परमाणु ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। तो नाटो के महासचिव मार्क रूटो ने ट्रंप को डैडी कहा था। लेकिन डैडी कहने वाले आज मेरी नकारात्मक समीक्षा कर रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने किया, यानी वो अपने आप को तानाशाह, डैडी सब कुछ मानने लगे हैं। क्या कोई खास वजह है? सुनिए जरा, फिर बताऊंगा। Europe, I'm helping NATO, and I've until the last few days, when I told them about Iceland, they loved me. They called me daddy. उनकी जबरदस्त लड़ाई हुई है, जैसे स्कूल के मैदानों में दो बच्चे लड़ते हैं। आप जानते हैं, ये बुरी तरह लड़ते हैं, आप उन्हें रोक नहीं सकते। उन्हें 2-3 मिनट तक लड़ने दीजिए, फिर रोकना आसान हो जाता है। पिछले साल अमेरिका ने तेहरान में हमला किया था, युद्ध के दौरान ईरान के परमाणु ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया था। तो नाटो के महासचिव मार्क रूटे ने मुझे डैडी कहा था। लेकिन दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप डैडी बता रहे हैं, लेकिन वो डेंजर डैडी हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, ट्रंप की ताकत यूरोप के लिए खतरा है, क्योंकि अगर ट्रंप अलग हुए नाटो से तो नाटो बिखर जाएगा और यूरोप भी अब पूरी तरह से इसी जुगत में लगा हुआ है। आपको बताता हूं, ये आप देख रहे हैं यूएस आर्मी का वीडियो है। ग्रीनलैंड और ईरान पर हमले के लगातार संकेत दे रहा है यूएस। उसकी एक तस्वीर है, फुल फ्रेम दिखाइए जरा, हेडलाइन सुनाइए। लेकिन दर्शकों, दुनिया कह रही है, क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई में तानाशाह हैं? क्या वो कदम उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते हैं दर्शकों। वेनेजुएला की तस्वीर आपने देखी ना, वो भले ही किम जोंग ना हो, लेकिन वो कह रहे हैं मैं तानाशाह तो हूं। आज उन्होंने इशारों इशारों में ये बात कही।
बात क्या दर्शक, क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप तानाशाह बन गए? आइए जरा मैं आपको विस्तार से बताता हूं डोनाल्ड ट्रंप की तैयारी क्या है। ये आप देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया पर निगाहें गड़ाए बैठे हुए हैं। ट्रंप की नजर अमेरिका को मजबूत बनाने पर तो है और इसलिए ट्रंप इस वक्त कब्जा नीति पर काम कर रहे हैं। देख रहे हैं ना आप, ग्लोब की तरफ देख रहे हैं, कहां जगह मिले कब्जा करूं। सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड को अमेरिका के लिए जरूरी बता रहे हैं। दावोस समिट में ट्रंप ने अपनी मंशा दुनिया के सामने रख दी है। आपको बताऊं, मैं खुद को सही बताते हुए राष्ट्रपति ने बड़ा बयान दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को तानाशाह कह डाला, कहा कभी कभी तानाशाह होना जरूरी हो जाता है। ब्रिटिश सांसद ने ट्रंप के रवैये पर अब नाराजगी जता दी। आपको बताऊं, अमेरिकी राष्ट्रपति पर कड़ी टिप्पणी की गई। ट्रंप को इंटरनेशनल गैंगस्टर बता दिया दर्शकों, कुछ इसी तरह का। लिबरल डेमोक्रेटिक सांसद डेवी ने अपनी भड़ास डोनाल्ड ट्रंप पर निकाली। कहा ट्रंप की टैरिफ की धमकियां जिस तरह से आ रही हैं, नाटो के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। डेवी ने कहा ट्रंप धौंस जमाने वाले नेता की तरह काम कर रहे हैं और इतना ही नहीं, अगर यही रहा तो गैंगस्टर या तानाशाह बनने में देर नहीं लगेगी। लेकिन दर्शकों आपको बताएं, ट्रंप तानाशाह कर रहे हैं तो आज ब्रिटिश सांसद ने हमला बोला। सुनाता हूं आपको। हमारा भाषण अच्छा रहा, हमें शानदार समीक्षाएं मिली। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, उस भाषण में हमें अच्छी समीक्षाएं मिली। आमतौर पर वे कहते हैं कि वह एक भयंकर तानाशाह प्रकार का व्यक्ति है, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं एक तानाशाह हूं, लेकिन कभी-कभी आपको एक तानाशाह की जरूरत होती है। ट्रंप एक इंटरनेशनल गैंगस्टर और धौंस जमाने वाले नेता की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ट्रंप ने कई यूरोपीय देशों, जिनमें ब्रिटेन भी शामिल है, पर नए आयात शुल्क लगाने की धमकी दी है। ट्रंप की विदेश नीति सहयोग की जगह दबाव पर आधारित है। इससे नाटो का भविष्य भी जोखिम में पड़ सकता है। लेकिन दर्शकों खबर यह है, डोनाल्ड ट्रंप को भी खतरा, डर लग रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दावोस गए तो हथियारों से लैस कार से निकले। खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा कार अपग्रेड हो गई है और पूरी तरह से सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। लेकिन दर्शकों डोनाल्ड ट्रंप की नजर पता है कहां है? डोनाल्ड ट्रंप की नजर इस समय ग्रीनलैंड के साथ साथ ईरान पर। और ईरान में क्या हो रहा है? ईरान में फिर से हालात बिगड़ गए। दिखाइए फुल फ्रेम, कैसे हंगामा वहां हो रहा है। 14/14/14 और इधर देखिए आप दर्शकों, ईरान की सड़कों पर इस समय इस्लामिक फोर्स है और यही इस्लामिक फोर्स इस समय हंगामा काट रही है क्योंकि वहां पर प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए हैं। सुनवाइए जरा। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, ईरान को खबर है कि ट्रंप हमला कर सकते हैं, इसलिए सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और पूरी तरह से मिसाइल एक्टिवेट करने के लिए कहा गया। सुनवाइए जरा एम्बियंस। लेकिन दर्शकों बड़ी खबर क्या है? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर मुझसे डील नहीं की तो फिर मैं हंगामा मचा दूंगा। हंगामा भी ऐसा कि दुनिया देखते रहेगी। आइए जरा आपको बताते हैं कैसे हंगामे की तैयारी है और यह है वो डील जो नहीं हुई तो हंगामा हो जाएगा। दर्शकों, ईरान की सत्ता को अमेरिका अपनी तरह चलाना चाहता है
और ट्रंप के इस टारगेट में सुप्रीम लीडर खामनेई सबसे बड़ा रोड़ा है, क्योंकि अमेरिका अब खामनेई को निपटाने पर प्लान बना रहा है, काम कर रहा है, और ईरान पर अमेरिका किसी भी वक्त हमला कर सकता है। दर्शकों, आपको बताऊं मैं, ईरान के पास अमेरिकी महाविनाशक हथियार देख रहे हैं आप, पूरी तरह से, और जहां जंगी हथियारों की बात की जाए तो अमेरिका से मिडिल ईस्ट में ये दाखिल हो गए। तेल व्यापार के लिए ईरान का हॉर्मूज स्ट्रेट अमेरिका को चाहिए, और दुनिया के ज्यादातर तेल व्यापार इसी रास्ते से होते हैं, और इस टारगेट को ट्रंप किसी भी सूरत में पाना चाहते हैं। दावोस समिट में ट्रंप ने अपनी ताकत दिखाई और दादागिरी दिखाई। ट्रंप ने ग्लोबल मंच से कहा, अमेरिका के आगे कोई नहीं टिकेगा। अमेरिका के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता। आपको बताऊं मैं, ट्रंप ने सीक्रेट हथियारों के बारे में जानकारी दी। देख रहे हैं आप, डिटेल में तो नहीं बताया, लेकिन इशारा किया है। लेकिन इतना जरूर कहा कि दुनिया को अमेरिका से डरने की जरूरत है, और दावा है कि वेनेजुएला में ट्रंप ने इसी हथियार का इस्तेमाल किया था। जानकार मानते हैं कि सोनिक वेपन ही ट्रंप की किलिंग मशीन है, और ट्रंप के इस बयान ने ताकतवर देशों की नींद उड़ा दी है। अमेरिका ने अपना मकसद साफ कर दिया है कि मनमानी के आगे नहीं झुका तो फिर वो उसे युद्ध के मैदान में देखेगा, फिर चाहे वो ईरान हो या फिर खामनेई हो। लेकिन दर्शकों, अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में फिर से अस्थिरता बढ़ जाएगी। डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल शैलेंद्र क्या कह रहे हैं, आइए जरा आपको सुनवाते हैं। ट्रंप पॉइंट ब्लैंक बोल रहे हैं कि जो यूएस की नहीं, उनकी बात नहीं मानेगा, उसके खिलाफ वो हथियार उठाएंगे। ये अगर टेररिज्म नहीं है, अगर ये टेररिज्म की परिभाषा में नहीं आता है, तो मुझे लगता है कि दुनिया को अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर लेनी चाहिए। इस समय प्रेसिडेंट ट्रंप अपने लिए कुछ कह रहे हैं तो मैं मान लूंगा, लेकिन यूएस की ये पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो सबसे बड़ी अपने आप को डेमोक्रेसी मानता है, तो अगर यही डेमोक्रेसी नई दुनिया के लिए वो सेट कर रहा है, आई थिंक वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस। ट्रंप आएंगे, ट्रंप जाएंगे, 2 साल और टेररिज्म करते रह जाएंगे, बट अल्टीमेटली आप देखेंगे इसका खमियाजा सालों साल, दसियों साल यूएस को भुगतना पड़ेगा। दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप डील 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 की बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात क्या है, भारत से डील के संकेत दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है भारत किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। इसलिए फिर से पीएम मोदी को अपना दोस्त बता दिया। ट्रंप ने कहा मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और आज ट्रंप ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, यह भी बताया कि अमेरिका और भारत के बीच में बहुत बड़ी डील होने वाली है। लेकिन इसको लेकर यूरोपीय संघ भी मैदान में आ गया है। दर्शकों, आपको बताता हूं दुनिया में हो क्या रहा है, आइए जरा मूव कीजिए इसे। दावोस में ट्रंप ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने मोदी को अपना दोस्त बताया, एडजस्ट करिए इसे, कहा नरेंद्र मोदी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। ट्रंप ने पीएम मोदी को बेहतरीन इंसान बताया। इस दौरान ट्रंप ने एक बड़े संकेत भी दिया। ट्रंप ने कहा भारत के साथ जल्द ही बहुत अच्छी डील करने वाला हूं। राष्ट्रपति ट्रंप का इशारा भारत अमेरिका ट्रेड डील की ओर था। आपको बताऊं मैं, इस वक्त अमेरिका भारत से 50% टैरिफ वसूल रहा है, और दोनों देशों के बीच कई दौर की बैठक हो चुकी है। दरअसल ट्रंप टैरिफ का भारत ने कूटनीतिक तोड़ निकाला है, समझिए इसे। जिस यूरोपीय संघ को ट्रंप दिन रात धमकी दे रहे हैं, डैडी बता रहे हैं, उसी यूरोपीय संघ से भारत की बहुत बड़ी ट्रेड डील होने वाली है। यूरोपीय संघ के साथ भारत मुक्त व्यापार समझौता करने जा रहा है। दुनिया में इस समय भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, और यूरोप के 27 देश भारत के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं और चाहते भी हैं कि वो भारत के साथ रहें। इसी महीने 27 जनवरी को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ऐलान भी हो सकता है। ये समझौता करीब 2 अरब लोगों के बाजार को जोड़ेगा। इतना ही नहीं, दुनिया की जीडीपी का 1/4 हिस्सा कवर होगा, और इसी वजह से इस समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स भी कहा जा रहा है। और ट्रंप भी भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था से अनजान नहीं है। इसीलिए अब ट्रंप ने सुर बदल दिए, बदले से नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम भी भारत के साथ बहुत बड़ी डील करने वाले हैं। आइए आपको सुनवाते हैं डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। First of all, I have great respect for your Prime Minister. He's a fantastic man and friend of mine. And we're going to have a good deal.
First of all, I have great respect for your Prime Minister. He's a fantastic man and friend of mine. And we're going to have a good deal. दर्शकों, बड़ी बात क्या है? अभी तक जो तस्वीर सामने आ रही है वो यही बताने के लिए काफी है कि जो आपने अभी तक देखा है वो सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति का हिस्सा है। लेकिन भारत ने अपना कदम आगे बढ़ाया तो पाकिस्तान तो अभी भी डोनाल्ड ट्रंप के आगे कटोरा फैलाकर खड़ा हुआ है और उसकी तस्वीर दावोस में दिखी। दर्शकों, देख रहे हैं आप, कान में ऐसा लग रहा है शहबाज कुछ मांगना चाहते हैं। और देख रहे हैं आप, ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं जो बार बार इस बात की ओर इशारा करते हैं कि पाकिस्तान की हालत क्या है। सुनिए जरा। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना, ये लगे हुए हैं अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हैं, सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। लेकिन दर्शकों, खबर क्या है? खबर यह है कि भारत ने तो ट्रंप को कह दिया है कि डील हमारी मर्जी से होगी, लेकिन पाकिस्तान कटोरा फैलाकर फिर आ गया है और यह कटोरा बहुत बड़ा है। दर्शकों, दावोस में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ गिड़गिड़ाने लगे। ट्रंप के सामने शहबाज को नतमस्तक होते देख दुनिया हैरान थी, लेकिन इनकी आदत यही है। दर्शकों, पाकिस्तान ने बोर्ड में शामिल होने का फैसला कर लिया है, पीस बोर्ड में। इतना ही नहीं, गाजा के आईएसएफ में पाकिस्तानी फौज रहेगी। सुरक्षा के लिए इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स गाजा में होगी और पाकिस्तान में सरकार के इस फैसले पर बवाल मचा हुआ है। घरेलू विरोध के बावजूद शहबाज और मुनीर ये फैसला ले रहे हैं। दावा है कि पाक इसके बदले अमेरिका से आर्थिक मदद लेगा, इस तरह भिखारी बनेगा। बातचीत सिर्फ आईएसएफ और गाजा के बोर्ड ऑफ पीस में नहीं, पाकिस्तान की नजर अमेरिका से फायदा लेने पर है। दर्शकों, गाजा में शांति बहाली के लिए गाजा पीस बोर्ड का गठन हुआ है और दावोस समिट में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को लॉन्च भी किया है। अशांति और आतंकियों का वाहक पाकिस्तान इसमें शामिल है। भारत समेत 60 देशों को ट्रंप ने शामिल होने का न्योता भेजा, लेकिन दावोस में साइनिंग सेरेमनी में सिर्फ 20 देश ही शामिल हुए। भारत, रूस, चीन, फ्रांस और ज्यादातर यूरोपीय देश इस समारोह से दूर रहे। बोर्ड ऑफ पीस पर भारत ने अभी तक फैसला नहीं लिया है और 40 से ज्यादा देशों का शामिल ना होना ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका है। लेकिन दर्शकों, एक्सपर्ट इसे लेकर क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। पाकिस्तान की विदेश नीति का कोई आधार नहीं है, ये अवसरवादिता पर और धन लोलुपता पे आधारित रही है। पाकिस्तान जाहिर है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दबाव में आकर के जरूर उसने इस स्टेबलाइजेशन फोर्स का पार्ट बनने की सहमति दी थी, लेकिन हमास के डिसआर्मामेंट के लिए वो अपने ट्रूप्स को कमिट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसकी जो घोर आलोचना जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी में हो सकती है और ये पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। लेकिन बड़ी बात क्या है दर्शकों, अभी तक की जो तस्वीर आपने देखी ये दुनिया के लिए हैरान करने वाली थी। बहरहाल, खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज एक और बड़ी खबर आई है। आज योगी आदित्यनाथ ने कालनेमी कह दिया दर्शकों, लेकिन ये कालनेमी कौन है, किसे योगी आदित्यनाथ ने कालनेमी कहा और कैसे इन्हें पकड़ा जा रहा है, आज आपको तस्वीर दिखाते हैं। दिखाइए जरा, ये आप देखिए, कालनेमियों पर योगी की भौहें तन गई और ये तस्वीर देख लेनी चाहिए उनको जो साधुओं के भेष में हैं। लेकिन दर्शकों, कई लोग शंकराचार्य विवाद से योगी के बयान को जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ ने इशारा बहुत जगह किया है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा योगी आदित्यनाथ ने आखिर कालने में किसे कहा है। दिखाइए अगली तस्वीर। एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती। धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म
की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। दर्शकों, अब आपको बताऊं मैं, माघ मेले में ये फर्जी बाबा आ गए। और क्या ये कालनेमी नहीं है? पहले आप देखिए इन फर्जी बाबाओं को। ये अभी ये रहा पूरा ग्रुप और ये धमकी दे रहे हैं, आओ रुक, रुक, ये देखो बाबाओं का ग्रुप भाग रहा है। ये अभी मुझे धमकी दे रहे थे मारने के लिए। पूरी वीडियो है, पूरी वीडियो यही थे। ये देखिए दर्शकों, यहां पर आ गए कई सारे कालनेमी जो साधुओं के भेष में। दिखाइएगा कैसे योगी फोर्स ने पकड़ा इन्हें, सुनवाइए। हनुमान चालीसा सुनो। कैसे मन में चिंता कर रहे हैं बाबू? अरे सुनाइए। गीता कलश सुनो तुझे। बाबा जी देखिए ये तस्वीर, देखिए ये देखिए कौन। और देखिए योगी फोर्स पहुंच गई है। ये वो फर्जी बाबा हैं जिनको पुलिस एक एक करके ढूंढ रही है। सुनवाइए जरा कैसी पूछताछ हुई। ठीक है, इनको बैठा एक मिनट नजमगढ़ के जी हम नाथ देखो, ये देखिए देखो एक बार चेक कर। ठीक है, इनको बैठा। ये एक और कालनेमी है, देख रहे हैं आप इसे। ये पकड़ा गया और बाबाओं ने इसे ढूंढ लिया है। सुनवाइए जरा वहां क्या हुआ। ये देखिए बहुत ही सुंदर महाराज जी, बहुत किया महाराज जी ने। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए सनातन धर्म के साथ। ये महाराज बहुत सुंदर महाराज जी, ऐसा ये हमारे संतों को बदनाम कर रहे हैं, असली संतों को बदनाम करते हैं। ये देखिए जय महाराज जी, पूछिए इनसे। इसको कहाँ गया है? हम लोग परिवारिक हैं महाराज, हम लोग पारिवारिक है। रुक जा, मारना नहीं रहे, रुक, मारना नहीं, छोड़। दर्शकों, बड़ी बात क्या है, यही है वो कालनेमी जो एक एक करके सनातन को बदनाम कर रहे हैं। और इनको पकड़ना तो पहले ही शुरू किया गया था। ये हरिद्वार में भी पकड़ाए थे दर्शक। लेकिन आज सवाल ये, योगी आदित्यनाथ ने कालनेमी का जिक्र क्यों किया है? क्या कालनेमी सनातन का चोला ओढ़कर सनातन को बदनाम कर रहे हैं? और अब वो योगी फोर्स के निशाने पर हैं। रिपोर्ट दिखाता हूं। देश में होकर के पुलिस के साथ प्लीज अराजकता ना करें, इतना रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सभी से। प्लीज 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 आपसे निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप न करें। हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। कि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे, हमें उनसे सावधान होना होगा। कालनेमियों पर योगी की भकुटी तन गई है। बाबा का गुस्सा देख बहरूपीय कांप उठे हैं। संत के भेष में छिपे घुसपैठियों का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। योगी के ये तेवर यूं ही नहीं दिखे। सनातन उत्सव में खलल डालने की साजिश हुई, जिससे सरकार पर फिर धब्बा लगे। हनुमान चालीसा सुनो। कैसे मन में चिंता कर रहे हैं बाबू? अरे सुनाइए। गीता कलश सुनो तुझे। बाबा जी संत के भेष में जब इस तरह के लोग घुसेंगे तो विवाद होना ही है। खैर, कई लोग योगी के इस बयान को यानी कालनेमी वाला तंज शंकराचार्य से जोड़ रहे हैं। तो जरा शंकराचार्य यानी एक संत की मधुरवाणी भी सुन लीजिए। जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। संत की वाणी में इतनी मधुरता आखिरी बार आपने कब देखी थी? खैर, मेला प्रशासन भी बाल हट लेकर बैठा है और शंकराचार्य से नोटिस खेल रहा है। सनातन की सिरमौर शंकराचार्य को ही माघ मेले में बैन करने का मुगालता पाल रहा है, तो अखिलेश जैसे नेता इसे हवा दे रहे हैं। किसी भी साधु संत का अपमान होगा और अगर कोई सरकार करेगी तो उसके खिलाफ खड़े होंगे। यानी कल तक संतों पर लाठियां चलवाने वाले आज संतों के सम्मान की बात कर रहे हैं। शायद इसीलिए योगी ने वार्निंग दी, बटोगे तो कटोगे। आज सच साबित हो रहा है।
लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताऊंगा, योगी आदित्यनाथ ने कालनेमी पर जो प्रहार किया है वो आज आपको भी देखना चाहिए और जो संत हमें सुन रहे हैं उन्हें भी समझना चाहिए। यह विवाद शंकराचार्य का नहीं है दर्शकों, यह विवाद कालनेमी का है। शंकराचार्य विवाद में अब सीधे योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है। योगी ने सनातन को बदनाम करने वालों पर तीखा प्रहार किया है और बिना शंकराचार्य का नाम लिए कालनेमियों से सावधान किया है। योगी ने सनातन को कमजोर करने वालों को कालनेमी बताया है, जो साधु का भेष धरते हैं। दर्शकों, धर्म केवल वेश या शब्दों में नहीं बल्कि आचरण में दिखाई देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने औरंगजेब से तुलना करने वाले शंकराचार्य के बयान पर पलटवार किया और कहा, संत के लिए धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र सर्वोपरि है। व्यक्तिगत प्रॉपर्टी भी कुछ नहीं। धर्म ही संत की प्रॉपर्टी होनी चाहिए और राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान होना चाहिए। कई कालनेमी हैं दर्शकों जो धर्म की आड़ लेकर सनातन को कमजोर कर रहे हैं। इससे पहले शंकराचार्य ने योगी सरकार पर भेदभाव के आरोप लगाए थे। शंकराचार्य ने प्रशासन पर अपमान और अधिकार हनन के आरोप लगाए, जिसके बाद आस्था वर्सेस व्यवस्था पर संत समाज ही दो फाड़ हो गया। लेकिन अब सवाल सिर्फ विवाद का नहीं, असली वर्सेस नकली का है। सवाल यह कि माघ मेले में असली कालनेमी कौन है? दरअसल कालनेमी दर्शकों रामायण काल का राक्षस था, जो इसी तरह भेष बदलता था जैसे हम आपको दिखा रहे हैं। कालनेमी तपस्वी बनकर साधकों को भ्रमित करता था, हनुमान जी के मार्ग में भी आया था और योगी ने कालनेमी का उदाहरण देकर ऐसे ही ढोंगियों से सावधान किया है। लेकिन कई लोग योगी के इस बयान को शंकराचार्य से जोड़ रहे हैं। लेकिन दर्शकों, हम आपको बताते हैं, योगी आदित्यनाथ ने कालनेमी उन्हें कहा जो भेष बदल रहे हैं और सनातन को बदनाम कर रहे हैं। सुनिए जरा क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने। बहन और भाइयों, एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात क्या है, अभी तक जो तस्वीर आपने देखी वो यूपी में सवाल खड़े कर रही कि आखिर हो क्या रहा है। क्योंकि एक तरफ संगम स्नान से यह विवाद शुरू हुआ, देख रहे हैं आप, इसी के बाद नई नई कहानियां हैं, नए नए आरोप हैं, नई नई सियासत है और नए नए बवाल हैं। लेकिन दर्शकों, अब ये प्रशासन पर भी सवाल उठने लगे। शंकराचार्य को नोटिस दे दिया, देख रहे हैं आप इधर, और यहां जमीन आवंटन रद्द करने का नोटिस दिया गया, तो इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन दर्शकों, आज आपको ये समझना होगा, क्या वाकई ये कुछ भ्रमित करने वाले लोग हैं जो माहौल को बिगाड़ रहे हैं, या फिर प्रशासन भी ठीक नहीं कर रहा है? क्योंकि माघ मेले में एक तरफ नकली वर्सेस असली की लड़ाई छिड़ी हुई है, दूसरी तरफ सिस्टम अब संतों संग नोटिस खेल रहा है। पहले शंकराचार्य होने के सबूत मांगे गए, परंपरा को कागजों में बांधा गया और अब शंकराचार्य को मेले में प्रवेश से ही बैन करने वाली वार्निंग नोटिस भी भेज दिया। यानी शंकराचार्य पर सवाल उठ रहे हैं तो प्रशासन की हठधर्मिता भी देखनी चाहिए यहां लोगों को। और प्रशासन ने नोटिस में क्या लिखा? आपके कृत्य की वजह से माघ मेले की व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। इस कृत्य के चलते क्यों ना आपकी संस्था को आवंटित भूमि निरस्त कर दी जाए, सुविधाओं को निरस्त कर क्यों ना आपको सदैव के लिए माघ मेले में प्रतिबंधित कर दिया जाए। क्या नोटिस पर नोटिस भेजना ही प्रशासन के पास आखिरी काम बचा हुआ है? क्या किसी संत को मौलिक अधिकारों से वंचित करने का हक प्रशासन को है? क्या आप लोग बताइए मुझे।
मान लीजिए शंकराचार्य नहीं है वो, फिर भी संत को गंगा स्नान से क्या रोका जा सकता है? ये कैसे तय होगा आप बताइए? आस्था व्यवस्था से टकराई या व्यवस्था से आस्था, या व्यवस्था ने आस्था को रोक दिया? ये सवाल बहुत गंभीर है। सवाल शंकराचार्य और उनके समर्थित लोगों पर भी उठ रहे हैं दर्शकों। धैर्य जिन संतों का गहना होना चाहिए, वहां आक्रोश है और अपनी शान में वो कैसे मान गए? वो बैठे हुए हैं ईगो में दर्शकों। परंपरा बनाम प्रोटोकॉल की लड़ाई में संतों की गरिमा दांव पर क्यों लग गई है? क्या ये होना चाहिए दर्शकों? मेरा मानना है कि ये नहीं होना चाहिए। और इसी से सनातन को बदनाम करने वाले आज सामने आ जाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा ही होगा तो माघ मेला और ऐसी व्यवस्थाओं पर कई सवाल खड़े होंगे। लेकिन आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसको लेकर क्या कहा, सुनवाता हूं आपको। जिन लोगों ने भी किया है उसकी जांच करके, जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मेले। यही होना चाहिए दर्शकों, यही होना चाहिए। हठ धर्मिता सबको छोड़नी होगी, तभी संत सनातन आगे बढ़ेगा। सुनिए जरा अभी मुक्तेश्वरानंद जी के प्रचारक प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। मैं ये पूछ रहा हूं कालनेमी कौन है? सरकार आपकी है, मिशन कालनेमी चला लीजिए, देखिए उत्तर प्रदेश में कालनेमी कौन है। जब आप ढूंढेंगे कालनेमी कौन है ना, तो आपके बीच का ही कोई आदमी निकलेगा। वो कालनेमी बिल्कुल आपके पास में है योगी जी, कहीं बहुत दूर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, अपने बगल में ढूंढिए। कालनेमी बिल्कुल आपके पास इर्द गिर्द है और हमेशा आपके साथ रह रहे हैं। हम चाहते हैं कि जिस दिन वो कालनेमी आप ढूंढ लेंगे और उन कालनेमियों को अपने से दूर कर देंगे, उस दिन आप वास्तव में गोरक्ष पीठाधीश्वर कहलाएंगे। लेकिन दर्शकों बड़ी बात क्या है, मैं आपको बता रहा हूं, कुछ लोग हैं जो माहौल को खराब कर रहे हैं और आज हमने उन्हें पकड़ लिया है। कैसे पकड़ा है दर्शकों? यूपी पुलिस ने ये देखिए, बाकायदा जो फेक तस्वीर आ रही है, दिखाता हूं मैं आपको, जरा फुल फ्रेम दिखाइए इसे, और इसे देखिए दर्शकों। आपको ये एआई से बनाई गई है, लेकिन यही तस्वीर दिखाकर बदनाम किया जा रहा है, एक तरफ संतों को, दूसरी तरफ पुलिस को। और अब कैसे इसकी पोल खुल गई है ये आप देख लीजिए। ये पूरी तरह से भ्रामक है और आप इसके बहकावे में ना आए तो बेहतर होगा। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, ये आप देखिए, ये जो आपको दिख रहे हैं ये वही लोग हैं जो बदनाम करते हैं और बेनकाब किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने मजहब का चोला पहना और बदनाम किया, लेकिन फोर्स ने इनको भी बेनकाब कर दिया था। और भी लोग, दर्शकों आपको बताता हूं, कई ऐसे भी संत हैं जिन्होंने मजहब का कैसे धर्म का चोला ओढ़ा, लोगों को अपने जाल में फंसाया, और इनको आप देखते जाइए बस। आज भी इनके अनुयायी हैं दर्शकों। लेकिन बड़ी बात क्या, जब ऐसे लोग जो धर्म को, मजहब को ताक पर रखते हैं, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। आप लोग बताइए दर्शकों, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि पहली बार नहीं, कई बार कार्रवाई की गई है, एक्शन लिया गया है। आइए आपको दिखाते हैं। यूपी में कालनेमियों पर योगी की 2017 से ही स्ट्राइक जारी है। इस अभियान में फर्जी बाबा, बहरूपिये, ठग, साधु और अपराधी शामिल हैं। आपको बताऊं मैं, 2017 में अखाड़ा परिषद ने 14 फर्जी बाबाओं को बेनकाब किया था और आसाराम, राम रहीम, राधे मां जैसे लोगों को फर्जी बाबा घोषित किया गया था। इसके बाद योगी फोर्स ने गैर मजहबी कालनेमियों पर स्ट्राइक शुरू की, जिसमें ठगी, जबरन धर्मांतरण, अवैध कब्जा करने वाले कालनेमियों पर बुलडोजर भी चलाया गया। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन एक ऐसा ही धर्मांतरण रैकेट चलाने वाला कालनेमी था। छांगुर की 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की, अवैध ढांचे को ध्वस्त किया और छांगुर विदेशी फंडिंग, फेक और हिंदू लड़कियों को निशाना बनाता था। आपको बताएं, देवरिया की अब्दुल गनी शाह मजार के अवैध कब्जे और धन उगाही का धंधा भी बंद कराया। योगी फोर्स ने माघ मेले में भी ढोंगी साधुओं और फेक दावेदारों पर कार्रवाई की है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। योगी का संदेश साफ है,
आस्था की आड़ में अपराध से खिलवाड़, अपराध और जो धर्म से खिलवाड़ करते हैं उन पर एक्शन होगा। भगवा भेष वाले फर्जी संत हो या फिर भड़काऊ मौलाना, सब पर बराबर की कार्रवाई होगी और यह कार्रवाई चलती रहेगी। दर्शकों, इसे लेकर संत समाज भी मैदान में आया। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कह रहे हैं। यही आप शंकराचार्य, अरे महाराज शर्म करो, आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया है साधुओं का। आपने तो जिस प्रकार से एक माहौल पूरे समाज में तैयार कर दिया है, हिंदू हिंदू से लड़ रहा है। अरे शर्म करो, चुल्लू भर पानी में। वही हम तो कहते हैं संगम में डुबकी लगा लो स्वामी जी और मुक्ति मिल जाएगी, तभी आप मानोगे। नहीं तो इस प्रकार से आए दिन बवाल, आए दिन सनातन का, राम मंदिर का, राम जन्मभूमि का, हिंदू राष्ट्र का, ये तो नहीं चलने वाला। इसमें कहीं ऐसे भी लोग हैं जो हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं। ऐसे भी कई लोग हैं जो विधर्मी हैं, जो भगवा पहन करके पूरे मेले को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें कालनेमी से बचना बहुत जरूरी है। कुछ हमारे कालनेमी हमारे सनातन में भी है जो बीच में ही हमें लड़ाई झगड़ा करवाना चाहते हैं। हमें ऐसे लोगों से भी बचना। और दर्शकों, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। ये कालनेमी यहां जो आपको दिख रहे हैं, ये कालनेमी ऐसे कालनेमी हैं दर्शकों जो देश के साथ गद्दारी भी कर सकते हैं, ये बांग्लादेशी घुसपैठी भी हो सकते हैं और ये बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं। दर्शकों, मैं आपको बता रहा हूं 26 जनवरी आने वाली है, ऐसे ही कालनेमी से अब भारत की सेना निपटने के लिए तैयार है। दिखाता हूं आपको। और दर्शकों, आपको बताता हूं मैं, पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। क्या ये वही साजिश है जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है? कई दिन से देख रहे हैं आप ये सीज फायर का उल्लंघन। फुल फ्रेम दिखाइए जरा तस्वीरें। लेकिन दर्शकों, आपको बताऊं, इंडियन आर्मी ने बुरी तरह से पाकिस्तानियों को सबक सिखाया है और बता दिया है कि भारत की सेना किस तरह से तैयार है। ये ना दी रात ही गाह बात है ना गाह जे बंदे दे बुत होणगे हुण दोबारा आके दिखाउण चीकां पातियां इन्हां दियां रातियां 2 ट्रक मनीशन दे फायर करते रात दे हिल के दिखाउण पाकिस्तान वाले कितना हिलदे आ। अब आपको दिखाते हैं दर्शकों, देख रहे हैं आप जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बहुत बड़ा आतंकी हाइड आउट पकड़ा है। ये देख रहे हैं आप, यहां हमारे सहयोगी गुरसिमरन पहुंचे हुए हैं और आपको मैं बताता हूं दर्शकों, ये वो हाइड आउट है जिसने बता दिया कि पाकिस्तान 26 जनवरी को लेकर कोई बहुत बड़ी साजिश कर रहा पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगातार 26 जनवरी से पहले बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशंस जारी हैं। ये एक रिवायती जो है घुसपैठ का रास्ता रहा है। पानी के स्रोत से ही पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एसओजी के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस, ठीक सामने भी आप देखेंगे तो बिल्कुल किनारों पे आपको जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी और जवान दिखेंगे जो लगातार इस पूरे इलाके के चप्पे चप्पे को खंगाल रहे हैं। जहां भी इन्हें लगता है कि कुछ संदिग्ध हो सकता है, वहां ऑपरेशंस की गति जरूर कम होती है, लेकिन तीव्रता और इनकी नजर जो है वो बेहद ज्यादा बढ़ जाती है। तो जिस तरह से कठुआ, किश्तवाड़, उसके अलावा राजौरी, पुंछ में आतंक के बड़े जखीरे जो हैं वो बरामद हुए, उसके बाद अब लगातार यहां पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी। और दर्शकों, आपको बताएं, इंडियन आर्मी पूरी तरह से तैयार है। 26 जनवरी को परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। दिखाते हैं आप।
पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर देखने वालों का अंजाम क्या होता है, मसूद अजहर, हाफिज सईद को अच्छे से पता है। अब तक सीमा पार जितने भी आतंकी भारत में दाखिल हुए, उसका सीधा जहन्नुम का टिकट कट गया। लेकिन मुनीर भारत में 26 जनवरी पर दहशत फैलाने की साजिश रच रहा है। आतंकियों को बांग्लादेश के रास्ते भारत भेजने का रूट समझा रहा है। इस बार साजिश बड़ी है, इसलिए बॉर्डर पर आतंकियों की मौत खड़ी है। सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। आतंकी गतिविधियों पर पैनी नजर है और दिल्ली तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं, क्योंकि इस बार इंडिया गेट पर सिर्फ झांकी नहीं निकलेगी, उन हथियार मिसाइलों की भी प्रदर्शनी होगी जो बहुत जल्द पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटेंगे। इसकी भनक लगते ही मुनीर और शहबाज के पसीने छूट गए हैं। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात क्या है? 26 जनवरी पर आतंकियों ने बहुत बड़ी साजिश की है और ये कई महीनों से चल रही है। दर्शकों, हमारे पास खबर है, भारत के खिलाफ आतंकिस्तान नापाक साजिश रच रहा है। 26 जनवरी से दूसरा खुफिया अलर्ट भी जारी किया गया। आतंकियों ने भारत के खिलाफ 26-26 प्लान बनाया। आतंकियों के लिए कोड नेम से बड़ा खुलासा भी हुआ है। देश के बड़े मंदिर और बड़े शहर आतंकियों के निशाने पर हैं। स्लीपर सेल के जरिए आतंकी तबाही मचा सकते हैं। दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल निशाने पर है। सिख फॉर जस्टिस से जुड़े स्लीपर सेल माहौल बिगाड़ सकते हैं। जम्मू कश्मीर में भी नापाक साजिश को अंजाम दिया जा सकता है। दावा है कि इस बार बांग्लादेश सीमा से आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर भारतीय सैनिकों ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आतंकियों को चेतावनी दी है। कहा, अगर नापाक हरकत की तो आका समेत नामो निशान मिटा देंगे। और आतंकियों को पकड़ने के लिए स्पेशल चश्मा लगाया है दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। इस बार एक अनोखे चश्मे से आतंकियों पर नजर रखी जाएगी। दरअसल सुरक्षा चश्मा AI फीचर से लैस है। 65,000 अपराधी और आरोपियों का डेटा इसी चश्मे में फीड है। ऐप के जरिए सुरक्षाकर्मी के मोबाइल से यह कनेक्ट रहेगा। इस चश्मे से पुलिसकर्मी अपराधी के सामने आने पर उसे पहचान लेंगे। पुलिसकर्मी को चश्मा इंडिकेट करेगा और अपराधी, बदमाश या आतंकी पकड़े जाएंगे। लेकिन कैसे जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान और आतंकियों को चेता दिया है, सुनवाता हूं आपको। Books of Sindhu, but this would be the first book that I have come across that has been co-authored by a team which includes 2 army officers, an Air Force officer and a diplomat. And indeed, Op Sindhu was given to me, if I remember, on 29th or 30th of April, but it was not put out in the media. And as you are aware that the tweet Justice is Served had huge record hits on Twitter. लेकिन दर्शकों, बड़ी बात क्या है? ये पाकिस्तान बांग्लादेश का साथ दे रहा है और ये बांग्लादेश तो आस्तीन का सांप निकला। दर्शकों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? जिस बांग्लादेश का जन्म भारत की मदद से हुआ, दर्शकों, वही बांग्लादेश अब भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। पाकिस्तान की तानाशाही से परेशान होकर बांग्लादेश अलग हुआ था। अब बांग्लादेश पाकिस्तान के इस्लामी कट्टरपंथ का अड्डा बन गया है। जमातियों ने बांग्लादेश पर इतनी पकड़ बना ली है कि भारत विरोधी एजेंडे को बांग्लादेश की धरती से अंजाम दिया जा रहा है। अब पाक आतंकियों को बांग्लादेश के रास्ते भेज रहा है। आपको बताएं, इस बार बांग्लादेश में पाक समर्थित पार्टी सत्ता के करीब है। सर्वे में कट्टरपंथी पार्टी जमात इस्लामी बहुमत के आसपास है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये वही पार्टी है जिसने 1971 में बांग्लादेश की आजादी का विरोध किया था और बांग्लादेश में 12 फरवरी को 300 सीटों पर आम चुनाव होने हैं। बांग्लादेश में जो हालात बन रहे हैं, कहा जा सकता है कि इस बार पाकिस्तान ने भारत के लिए बांग्लादेश को आतंकी लॉन्च पैड बना दिया है। वक्त रहते बांग्लादेश ने पाकिस्तान का साथ दिया और ये बांग्लादेश को दुनिया से अलग थलग करने के लिए काफी होगा और इसके लिए तैयारी की जा रही है। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं मैं आपको। 4 अगस्त को पिछले साल लेफ्टिनेंट जनरल शरीफ चौधरी, जो कि पाकिस्तानी सेना के DG ISPR हैं, उन्होंने बयान दिया
वील स्टार्ट फ्रॉम द ईस्ट, यानी कि हम पूर्व से शुरू करेंगे। उनका मतलब था कि भारत पे अगला युद्ध पाकिस्तान का पहला वार बांग्लादेश से आएगा। जिस तरह से पाकिस्तान बांग्लादेश में भारत विरोधी तत्वों को पूरी तरह समर्थन दे रहा है, और अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बांग्लादेश में आतंकवादियों को भी पूरी तरह समर्थन दिया जा रहा है पाकिस्तान से, ये आने वाले समय में भारत के लिए दिक्कत पैदा करेंगी। और जिस तरह से पाकिस्तान बांग्लादेश की इस्लामिक पार्टी को बहुत बड़े स्तर पे पैसा और समर्थन दे रहा है, पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि इस्लामिक पार्टी अगले महीने के चुनाव जीतें बांग्लादेश में, जिससे कि जब वो सत्ता में आए वो और ज्यादा भारत विरोधी हों। बड़ी बात क्या है दर्शकों, ये बांग्लादेश पाकिस्तान का साथ दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान का साथ देते देते ये खुद भी भिखारी बनेगा दर्शकों, कंगाल हो जाएगा। मैं बता रहा हूं आपको, इसकी शुरुआत हो गई है, देख रहे हैं इधर आप। बांग्लादेश बाहर हो गया है क्रिकेट वर्ल्ड कप से। भारत में T20 का वर्ल्ड कप है, कुछ दिन बचे हुए हैं, 20-25 दिन, लेकिन बांग्लादेश का टिकट कट गया है दर्शकों, बाहर हो चुका है। बाहर दिखाइए जरा पहली तस्वीर, ये आप देख रहे हैं। अब ये सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप नहीं खेलेगी। और बांग्लादेश की टीम जो पाकिस्तान के साथ थी, आईसीसी ने तगड़ा झटका दिया, दिखाता हूं मैं आपको। आईसीसी ने कह दिया था खेलना है तो भारत आना होगा, नहीं तो फिर चले जाइए वर्ल्ड कप से बाहर। और पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया, लेकिन आईसीसी ने 24 घंटे की मोहलत दी और अब बांग्लादेश को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं, ये है राशिद लतीफ, पाक क्रिकेटर हैं, और इन्होंने अब कह दिया है कि अब बांग्लादेश तो हो गई है बाहर, अब बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान को भी बाहर चले जाना चाहिए। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। वही ऑफशोर पे खेल लिया, पता नहीं कौन कौन हाइब्रिड मॉडल हो गए, इंडिया में नहीं खेलेंगे, दुबई में खेलेंगे, श्रीलंका में खेलेंगे, ये टाइम है, अब नहीं खेलेंगे। लेकिन इसमें दिल गुजर चाहिए, बड़ा नर का बच्चा चाहिए। चैंपियन ट्रॉफी हो गई, ऑफशोर पे खेल लिया, पता नहीं कौन कौन हाइब्रिड मॉडल हो गए, इंडिया में नहीं खेलेंगे, दुबई में खेलेंगे, श्रीलंका में खेलेंगे, ये टाइम है, अब नहीं खेलेंगे। लेकिन इसमें दिल गुजर चाहिए, बड़ा नर का बच्चा चाहिए। चैंपियन ट्रॉफी हो गई, ऑफशोर पे खेल लिया, पता नहीं कौन कौन हाइब्रिड मॉडल हो गए, इंडिया में नहीं खेलेंगे, दुबई में खेलेंगे, श्रीलंका में खेलेंगे, ये टाइम है, अब नहीं खेलेंगे। लेकिन इसमें दिल गुजर चाहिए, बड़ा नर का बच्चा चाहिए। पहले मुस्ताफिजुर को बाहर किया आईपीएल से दर्शकों, और उसके बाद यूनुस के कट्टरपंथी यूनुस पर दबाव बनाते हैं, और फिर बांग्लादेश फैसला लेता है कि हम या तो भारत में नहीं खेलेंगे या फिर खेलेंगे नहीं। तो आईसीसी ने कहा गेट आउट। दिखाता हूं रिपोर्ट। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम ने भारत में वर्ल्ड कप खेलने से साफ इनकार कर दिया। बांग्लादेश की टीम ने सुरक्षा का हवाला देते हुए भारत आने से इनकार किया। मोहम्मद यूनुस जो बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम नहीं रोक पा रहे, उनकी सरकार क्रिकेटर मुस्तफिजुर को आईपीएल से बाहर करने पर इतना बौखला गई कि भारत में सुरक्षा जैसे मुद्दे को हवा देने लगी। पूर्व क्रिकेटर बांग्लादेश के आरोपों को पूरी तरह हवाई बता रहे हैं। और मुझे लग रहा था कि दे विल हैव टू टेक अ स्टैंड, बिकॉज आप सुबह उठ के चिट्ठी लिख देंगे हम नहीं आएंगे जी, और हमारे मैचेस शिफ्ट कर दो, ऐसे होता थोड़ी है। और मुझे लगता है कि आईसीसी मस्ट हैव टोल्ड देम कि गेट इन लाइन और जस्ट गेट आउट, एंड आई थिंक बीसीबी नोज इट। बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान का भी नंबर आने वाला है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर राशिद लतीफ गीदड़ भभकी दे रहे हैं, कह रहे हैं पाकिस्तान को बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए, वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहिए। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, बांग्लादेश हालांकि जीतने वाला नहीं था, लेकिन अब तो एक मैच भी नहीं खेल पाएगा, उसे स्टेडियम से बाहर जाना होगा दर्शकों, और स्टेडियम के अब तो बांग्लादेश को एंट्री भी नहीं मिलेगी। बांग्लादेश ने भारत में वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया है। बांग्लादेश की टीम भारत में T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगी। बांग्लादेश के खेल सलाहकार ने खिलाड़ियों के साथ एक बैठक की। खबर यह है कि आसिफ नजरूल ने कहा हम वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, लेकिन भारत में हम खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हैं। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष इस्लाम बुलबुल ने कहा है कि हम आईसीसी से एक बार फिर से बात करेंगे। आईसीसी बोर्ड मीटिंग में कुछ फैसले चौंकाने वाले रहे हैं। बांग्लादेश इस मसले पर अपनी लड़ाई जारी रखेगा। हम आईसीसी के साथ बातचीत बंद नहीं करेंगे। और 21 जनवरी को आईसीसी ने एक अहम बैठक की दर्शकों, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भारत में खेलने के लिए एक दिन में फैसला लेने की मोहलत दी, यानी 24 घंटे। आईसीसी ने वेन्यू बदलने की मांग पहले ही खारिज कर दी थी,
और बांग्लादेश अपने मैच श्रीलंका में कराने की मांग पर अड़ा रहा। बांग्लादेश के अटने पर स्कॉटलैंड की टीम को मौका मिलेगा। आपको बताएं, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ज्यादती की गई, उनकी हत्या के उसके बाद बांग्लादेशी खिलाड़ियों का भारत में काफी विरोध हुआ। साधु संतों ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करने की मांग की और बीसीसीआई के आदेश पर केकेआर ने मुस्तफिजुर को बाहर का रास्ता दिखाया। उसके बाद यह विवाद बढ़ गया और बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप मैच में वेन्यू बदलने की मांग की, लेकिन अब आईसीसी ने मांग खारिज की तो बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप से पीछे अपने पांव ले लिए हैं। लेकिन कहा जाए तो आईसीसी ने बांग्लादेश को बाहर कर दिया है। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड क्या कह रहे हैं, उनके अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। आईसीसी से बातचीत करेगा और अपनी चिंताओं को मजबूती से रखेगा। उन्होंने कहा आईसीसी बोर्ड की बैठक में कुछ फैसले चौंकाने वाले रहे। बांग्लादेश अपनी लड़ाई जारी रखेगा और आईसीसी के साथ बातचीत का रास्ता बंद नहीं करेगा। लेकिन दर्शकों, पहले आपको बताता हूं, क्या वाकई अब बांग्लादेश को बहुत नुकसान होने वाला है? क्योंकि बांग्लादेश वैसे ही गरीब है और ऊपर से वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है। बांग्लादेश के भारत में ना खेलने से बांग्लादेश को ही नुकसान है। भारत और बांग्लादेश के क्रिकेट संबंध खराब हो रहे हैं। भारतीय टीम पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश का बहिष्कार कर सकती है। टीम इंडिया बांग्लादेश के दौरे से इनकार कर सकती है। क्रिकेट की दुनिया में बांग्लादेश अलग थलग पड़ जाएगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। आईसीसी से मिलने वाली 4.5 करोड़ रुपए की राशि नहीं मिलेगी। बांग्लादेश के खिलाड़ियों को मैच फीस का भुगतान भी नहीं होगा और आईपीएल में बांग्लादेशी क्रिकेटर्स बैन और बांग्लादेशी खिलाड़ियों के आईपीएल खेलने पर रोक लगेगी। बीसीसीआई ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आईपीएल से बैन कर दिया है। बांग्लादेशी टीम को आईसीसी की T20 रैंकिंग में भी नुकसान होगा। दूसरी टीमें रैंकिंग पॉइंट्स हासिल करेंगी, जबकि बांग्लादेश की स्थिति स्थिर रहेगी और बांग्लादेश के खिलाड़ियों की रैंकिंग भी कम हो जाएगी। लेकिन दर्शकों, सिर्फ इतना ही नहीं है, इसे लेकर अब दुनिया भर में चर्चा होने लगी है। सुनिए जरा पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन क्या कह रहे हैं। मुझे लगता है सिक्योरिटी का जो इशू है वो इंडिया में होने वाला नहीं है। जो हाल चल रहा है वो ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ पे फुल प्रूफ सिक्योरिटी होती है, ऐसी बात नहीं है। और आपका कप्तान ही हिंदू है, तो मुझे लगता है बांग्लादेश वालों को तो एक ये ऑलिव ब्रांच की तरह यूज करना चाहिए इस टूर्नामेंट को। और ये होना ही था, क्योंकि अगर वो ज्यादा हार्ड बॉल प्ले करेंगे, क्योंकि उनके जो कंसर्न्स है वो अलाइन नहीं होते हैं आईसीसी के साथ, जो बीसीबी के कंसर्न्स हैं। और उन कंसर्न्स को अगर आप एकदम वो रेड लाइन बना लेंगे कि दिस कैन नॉट बी क्रॉस्ड, तो देन आइदर यू विल हैव टू बी डिस्क्वालिफाइड। सो आई थिंक आईसीसी, मुझे लग रहा था कि दे विल हैव टू टेक अ स्टैंड, बिकॉज आप सुबह उठ के चिट्ठी लिख देंगे हम नहीं आएंगे जी और हमारे मैचेस शिफ्ट कर दो, ऐसे होता थोड़ी है। और मुझे लगता है कि आईसीसी मस्ट हैव टोल्ड देम कि गेट इन लाइन और जस्ट गेट आउट, एंड आई थिंक बीसीबी नोज इट। क्रिकेट में पाकिस्तान बहुत दिन राजनीति लाया, बांग्लादेश उसी राह में चल रहा है, नुकसान उन्हीं को होगा। इंडिया का हाथ पकड़ करके उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट में पहुंचा, हमारे खिलाफ लग रहे हैं। राजनीति को जगह पर रहने दीजिए, आपका देश का समस्या को आप समाधान करिए, खेल भावना से खेलिए। लेकिन दर्शकों, अब सबसे दिलचस्प बात क्या, ये बांग्लादेश जिसके बलबूते पर फैसला ले रहा है, उसका खुद का घर कैसा है आप जानते हैं। पाकिस्तान में ना कोई खेलने आता है, ना पाकिस्तान की टीम अभी तक T20 वर्ल्ड कप में खेलने को तैयार थी। लेकिन खबर यह है कि अब बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान का भी नंबर है दर्शक। लेकिन मैं ये बात क्यों कह रहा हूं आपको बताता हूं, क्योंकि बांग्लादेश जितनी बातें कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के बल पर कर रहा है। लेकिन अब क्या, अब तो बांग्लादेश बाहर हो गया। बांग्लादेश की टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। अब पाकिस्तान बांग्लादेश के समर्थन में आ गया है। आपको बताऊं, मैं पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर राशिद लतीफ ने बयान दिया है, इस वक्त पाकिस्तान को बांग्लादेश का साथ देना चाहिए। पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहिए। अगर भारत पाक का मैच नहीं हुआ तो 50% वर्ल्ड कप वैसे ही खत्म हो जाएगा। ये मौजूदा क्रिकेट सिस्टम को चुनौती देने का वक्त है। राशिद लतीफ ने आईसीसी के फैसले पर भी सवाल उठा दिए हैं। कहा, आईसीसी कैसे कह सकता है बांग्लादेश को खतरा नहीं है। दुनिया की कोई सुरक्षा एजेंसी ऐसा दावा नहीं कर सकती। अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं खेलता है तो ये वर्ल्ड कप रोकने जैसा कदम होगा। लेकिन पाकिस्तान को हिम्मत दिखानी चाहिए और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप ना खेलना बहुत भारी पड़ सकता है। आईसीसी इवेंट का बहिष्कार करने पर पाकिस्तान पर बैन लग सकता है। पाक क्रिकेट बोर्ड का ऐसा फैसला खुद को खत्म करने जैसा होगा। लेकिन राशिद लतीफ क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं आपको।
ट्रॉफी हो गई, ऑफशोर पे खेल लिया, पता नहीं कौन कौन हाइब्रिड मॉडल हो गए, इंडिया में नहीं खेलेंगे, दुबई में खेलेंगे, श्रीलंका में खेलेंगे। ये टाइम है, अब नहीं खेलेंगे, लेकिन इसमें दिल गुजर चाहिए, बड़ा नर का बच्चा चाहिए। और अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज एक और बड़ी खबर आपके लिए लेकर आए हैं। खबर है जिम जाने वाली महिलाओं के लिए और उन बेटियों के लिए जो जिम जाती हैं और लव जिहाद का शिकार हो जाती हैं। योगी फोर्स ने ऐसे ही लव जिहादियों को पकड़ा है। दर्शकों दिखाता हूं आपको, पहली तस्वीर दिखाई, ये देख रहे हैं आप, ये है मिर्जापुर का फरीद। इसका एनकाउंटर किया है, ये भी लव जिहाद कर रहा था। दर्शकों खबर तो यही है। ये देखिए दर्शकों, ये है वो जिम चलाने वाले जो लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं और फिर लव जिहाद करते हैं। इन्हें भी मिर्जापुर पुलिस ने पकड़ लिया है। लेकिन दर्शकों यहां तो पुलिस पर भी भरोसा करना ठीक नहीं है। सोचिए आप, एक कांस्टेबल जिसका नाम इरशाद खान है, ये भी जिम जिहाद में शामिल था। दावा किया जा रहा है कि इसने भी कई लड़कियों को फंसाया है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों। मिर्जापुर में यही है वो जिम जहां आप देख रहे हैं योगी फोर्स पहुंची है। यही है वो जिम जहां पर लड़कियों के साथ बहला फुसलाकर गलत काम किया जा रहा था। उसी पर पुलिस ने एक्शन लिया है। अब एक्शन आपको दिखाता हूं मैं, दिखाइए जरा। ये देखिए, ये जिम बंद हो गया है, जिम में ताला लग गया है, जिम को योगी फोर्स ने सील कर दिया है। लेकिन दर्शकों ये गैंग बहुत बड़ा है। ये कई जिलों में, कई शहरों में, कई राज्यों में है जो लड़कियों को बहलाता है, फुसलाता है। और यूपी के मिर्जापुर में जिम जिहाद पर बड़ा खुलासा हुआ। जिम की आड़ में हिंदू युवतियों को टारगेट किया जा रहा था। जिम मुस्लिम समुदाय के युवक चला रहे थे। पहले हिंदू युवतियों से दोस्ती की जाती, फिर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए जाते। आरोपी धर्मांतरण के लिए दबाव बना रहे थे। पुलिस अब 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और पुलिस ने भाग रहे आरोपी फरीद का एनकाउंटर भी कर दिया है। आपको बताएं, घायल फरीद को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फरीद को पुलिस जिम जिहाद का मुख्य आरोपी बता रही है और योगी की पुलिस ने जिम जिहाद मामले में बड़ी गिरफ्तारी की है। जीआरपी में तैनात हेड कांस्टेबल इरशाद खान गिरफ्तार किया गया है। आरोप है यही है वो सिपाही इरशाद खान अन्य आरोपियों की मदद करता था और गिरफ्तारी इसकी की गई है। आरोपी जहीर जिम का मालिक है। केजीएन नाम से 3 जिम चला रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल से अश्लील तस्वीर भी बरामद की। बताया जा रहा है 35 से 40 महिलाएं इनके निशाने पर थीं जिनको शिकार बनाया जा रहा था। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने लव जिहादियों को कैसे सबक सिखाना है, कैसे एक्शन लेना है, उस पर भी बड़ी बात कही है। आपको सुनना चाहिए। डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे। जागरूक करेंगे परिवारों को संस्कारित करेंगे और संस्कारवान परिवार के माध्यम से एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण की दिशा में जो प्रवर्तमान अभियान है, इस अभियान में हम भी योगदान देंगे। यह हमारे योगियों को, पूज्य संतों को और समाज के जागरूक नागरिकों को इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। एक ग्रुप है जो ये क्राइम कर रही थी और ये भी सत्य है कि इसमें धर्म परिवर्तन करने का संपूर्ण प्रयास और ये घटना कारित की जा रही थी और इसीलिए ही इस सिस्टम को खोल पाना पुलिस की डिफ़िकल्ट हो रही थी। जब हमें ये सूचना मिली, ये पीड़िता बोलना शुरू किए, तब जाके हमने वो सारे एविडेंसेस चेक करना शुरू किए जो इसको कन्फर्म करती है कि ये एक संगठित तरीके से धर्म परिवर्तन, फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन, उसके साथ साथ एक्सटॉर्शन के काम कर रहे थे। बिल्कुल इनकी फंडिंग, इनकी इकोनॉमिक स्टेटस, इनकी अर्निंग, इनकी एक्सपेंडिचर्स, एक पूरा एक वास्ट सिस्टम है जिसको भी पुलिस पूरी तरीके से उजागर करेगी। देखा दर्शकों, ऐसे ही लोगों से सावधान रहना है जो जिम के पीछे जिहाद का धंधा चला रहे थे।
बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है श्रीमद् भागवत गीता से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपमान को शांत मन से सह लेता है वही वास्तव में सच्चा विजेता होता है, क्योंकि वो केवल दूसरों से नहीं बल्कि अपने भीतर उठने वाले क्रोध, अहंकार और आवेश पर भी विजय प्राप्त करता है। अपमान सहना कमजोरी नहीं बल्कि धैर्य, आत्मसंयम और अडिग आत्मविश्वास की पहचान है। इसलिए आप भी आत्मविश्वास से लबरेज रहें। ख्याल रखें। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH